थोड़ी परेशान सी सुरभि अपनी देवरानी नेहा से कहती है, क्या नेहा, मैंने देवर जी को कल ही फोन कर दिया था कि आकर माँ जी को ले जाए। पूरा दिन निकल गया, लेने के लिए नहीं आए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था तो मैंने महेश को सुबह 8 बजे ही तुम्हारे पास लेने के लिए भेज दिया था। नेहा कहती है, अरे दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? वो तो माँ जी को लेने के लिए ही तैयार थे, लेकिन अचानक से बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया कि पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए उधर जाना पड़ा। आज नहीं तो कल माँ जी को ले जाएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सुरभि जवाब देती हैं, तो अब तो तुम्हारे स्कूल की मीटिंग खत्म हो गई होगी। देवर जी से कहो आकर माँ जी को लेकर जाए। और कौन सा हम लोग शहर में रहते हैं, दोनों एक ही तो शहर में हैं, आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास ज़्यादा नहीं रख सकती। अगर एक दिन ज़्यादा रखूँगी तो समझ लेना, जब 4 महीने बाद माँ जी का मेरे पास आने का समय होगा तो मैं एक दिन बाद ही बुलाऊंगी। नेहा कहती हैं, मैं इनसे बात करके बताती हूँ, अगर टाइम होगा तो अभी माँ जी को लेने आ जाएंगे। सुरभि गुस्से में कहती हैं, बात करके बताने से तुम्हारा क्या मतलब है? देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने के लिए आए। इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। जब हम चारों भाइयों ने मिलकर तय किया था कि एक एक महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं क्यों उन्हें एक दिन अपने पास ज़्यादा रखूं? इतना कहकर सुरभि फ़ोन काट देती हैं और अपनी दोनों बड़ी जिठानियों को कॉन्फ्रेंस में कॉल करती हुई कहती हैं, देख रही हो दीदी, पूरा 1 महीना हो गया और वैसे भी ये महीना तो 31 दिनों का था। एक दिन मैंने माँ जी को वैसे ही ज़्यादा रख लिया। आज 1 तारीख को सुबह सुबह देवर जी को लेने आना था, लेकिन अभी तक माँ जी को लेने नहीं आए। शाम के 7 बज गए, ऐसा भी कहीं होता है? फ़ोन पर दोनों जिठानियाँ चुप रहती हैं, क्योंकि इस महीने उनका नंबर नहीं है। पहली जिठानी कहती हैं, अरे सुरभि, तू अपना देख ले, क्या करना है, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरी जेठानी कहती हैं, हाँ हाँ सुरभि, मेरे घर में भी आज गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए खाना बनाना है। मैं भी फ़ोन रखती हूँ। दोनों जेठानियाँ फ़ोन रख देती हैं। दरवाजे के बाहर बैठी विमला जी बहू की बातों को सुनकर दुखी हो जाती हैं कि कैसे आज उनके 4 बेटे और बहुओं ने उन्हें एक एक महीने के लिए बांट दिया। एक दिन भी अगर किसी बहू के इधर ज़्यादा रह लूँ तो उन्हें बोझ लगने लगती हूँ। तभी सुरभि अपने कमरे से निकलती हैं और विमला जी को दरवाजे के पास बैठा देखकर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम इधर मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? लगता है चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। शर्म नहीं आती अपनी बहू की चोरी छुपे बातें सुनते हुए? विमला जी कहती है, नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फोन पर बात कर रही थी तो उधर जमीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। सुरभि कहती है, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी जो तुम अपने स्टोर रूम में बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? जब मैं फ़ोन पर बात कर लेती तब मुझे बता देती, क्या काम था? अब बताओ किस काम के लिए आई थी? विमला जी कहती हैं, बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था, लेकिन अभी तक सबसे छोटा बेटा मुझे लेने नहीं आया है। पता नहीं वह आज आएगा भी या नहीं। कुछ तो खाने को दे दो, सुबह नाश्ता ही किया था, बहुत तेज भूख लगी है, पूरा दिन निकल गया है। सुरभि जवाब देती हैं, तो क्या हो गया, पूरा दिन निकल गया? एक टाइम खाना नहीं खाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा? और तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता है कि तुमने खाना नहीं खाया। खूब हट्टी कट्टी तो लग रही हो। ये लो, तुम्हारे पोते के स्कूल का टिफिन से आधा पराठा बच गया है, इसी को अचार से खा लो। और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग से बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी नेहा फ़ोन पर बात हुई थी, घंटे भर में देवर जी लेने आते होंगे, अब उसी के घर जाकर खाना खा लेना। विमला जी टिफिन के बचे हुए आधे पराठे को अचार के साथ खाने लगती हैं। इधर सुरभि अपना और बच्चों के लिए खाना तो बनाती हैं, लेकिन विमला के लिए खाना नहीं बनाती। छोटे बेटे के आते आते
रात के 8 बज गए। सुरभि ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में भरकर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा आया, विमला जी को भेजकर सुरभि ने एक लंबी सांस ली। चलो अच्छा है बुढ़िया गई, अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर अपने कमरे में अपने घर में रहूंगी। बड़ी आशा के साथ विमला जी अपने दूसरे नंबर की बहू नेहा के घर गई। उधर नेहा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शाम को विमला जी जब अपने तीसरे नंबर के बेटे के घर पहुंची तो बहू ने औपचारिकता के लिए 1 कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने 6 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी मैं रिंकू को सुलाने जा रही हूँ, अगर इसको सुला दूँ तो थोड़ी देर में मेरे साथ खेलने दो, फिर सुला देना। माँ जी अभी पूरे महीने तो मेरे पास ही रुकने वाली हूँ, तो मिल लेना अपने पोते से, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी 1 महीने तक कहीं जाने वाली हो क्या। विमला जी को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि छोटी बहू ने भी उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। बहू ने कहा, बहू मुझे कुछ खाने को दे दो। बहू ने कहा, क्यों माँ जी, आप सुरभि दीदी के इधर खाकर नहीं आई हो? मैं तो सोच रही थी कि आप उधर ही खाना खाकर आएगी, इसलिए खाना इधर नहीं बनाया। अगर आप इधर खाने वाली थी तो एक बार फ़ोन करवा देती, हम लोगों ने तो खाना खाकर बना लिया है और अब तो हमारे सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर विमला जी स्तब्ध रह गई कि आज उन्हें अपने 2 वक्त के खाने के लिए बेटे बहू के घर में 4 बार मांगना पड़ता है और फिर भी खाने को नहीं मिल रहा। विमला जी का बेटे बहू के पास रहने का अनुभव बड़ा ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने चली गई। बेटा भी अपने टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। विमला जी खुद ही रसोई में गई। खाने के लिए देखा तो सारे बर्तन धुलकर रखे हुए थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रिज खोला तो उसमें थोड़ी सी चावल की खीर रखी हुई थी। विमला जी खीर को खा लेती है और हॉल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे कौन से कमरे में सोना है। बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर के कमरे में ले जाता है। एक 10x10 का कमरा बना हुआ है, जिसमें पहले से ही इतना सामान अड़ा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। बेटा कहता है, माँ इसी कमरे में तुम्हें सोना है, आज से ये तुम्हारा कमरा है। कमरे की हालत देखकर विमला जी कहती हैं, इस कमरे में मैं कहाँ सोऊंगी, इसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है, कहाँ अपना बिस्तर लगाऊंगी। बेटा कहता है, अरे माँ इसी सामान को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती, ये भी मैं करूं। एक बड़े से बैग को बक्से के ऊपर रखते हुए बेटे ने कहा, ये लो हो गई जगह, थोड़ी सी तुम कर लेना, और ये दरी रखी है इसको बिछा लेना। विमला जी कहती है, बेटा ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है और ना ही कोई पंखा लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे सोऊंगी इस कमरे में। नीचे वाला एक कमरा खाली है, उसमें पंखा भी लगा है, चलो मैं नीचे के कमरे में सो जाऊंगी। विमला की बात नीचे खड़ी हुई नेहा भी सुन लेती हैं और कहती है, नहीं माँ जी, वह कमरा तो मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर उस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ रुकवाऊंगी, और फिर तुम्हें 1-2 दिन तो रुकना नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए आए हो तो ऊपर ही अपनी व्यवस्था करो। और रही बात पंखे की, तो कल एक टेबल फैन पड़ा है, उसे ठीक करवा कर तुम्हारे कमरे में लगवा देंगे। बेटा बहू तो आराम से अपने एसी वाले कमरे में सो गए, लेकिन विमला जी की पूरी रात नींद नहीं आई। वह अपनी दरी उठाकर छत पर बिछा लेती हैं। छत पर थोड़ी गर्मी से राहत तो थी, लेकिन मच्छरों ने काट काट कर हाल बेहाल कर दिया था। सुबह 5 बजे नीचे आई, थोड़ी देर तक तो वह चुप बैठी रही, उसके बाद बेटे को आवाज़ देने लगी। बेटा बहू आंखें मलते हुए कमरे से निकले और चिल्लाते हुए कहने लगे, ये क्या तरीका है माँ, सुबह की नींद खराब कर दी। पहले तो सीढ़ियों के दरवाजे खोलकर इतनी तेज आवाज़ कर दी, तभी हमारी आंखें खुल गई थी। जैसे तैसे दोबारा से सोने की कोशिश की तो आवाज़ देकर हमें जगा दिया। आज तो जगा दिया,
कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बेटा कहता है, गांव में तो हमेशा 5 बजे ही जाग जाती थी, तो वही आदत अभी भी है। बेटा कहता है, गांव में जागती होगी, ये मेरा घर है, तो इधर तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन के लिए तो तुम आई नहीं हो, पूरे महीने रहना है, तो अपने आप को बदल लो। बार बार बेटे के मुंह से 1 महीने की बात सुनकर विमला देवी बड़ी दुखी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने बेटे बहू के घर में एक बोझ बनकर आई हो, जिसे वह एक एक दिन करके काट रहे हो। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि यह उनके बेटे बहू का ही घर है। विमला जी चुपचाप से अपने बेटे का व्यवहार देख रही थी। सबसे छोटी बहू का व्यवहार तो वह पहले ही देख चुकी है। अब दूसरी बहू के यहाँ रह रही है और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन विमला जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई, खाने का बहुत मन हो रहा है, तुम कहो तो मैं रसोई में ही बना देती हूँ। बहू कहती है, नहीं माँ जी, मेरे घर में कढ़ी कोई नहीं खाता है, ना तो मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही बात पोते की, तो वह तो कढ़ी को देखकर ही नाक मुंह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ ही छोले भटूरे खा लेना। विमला जी कहती है, बहू, छोले तो बहुत भारी होते हैं, उसमें मुझे पेट में गैस बनती है। कढ़ी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तोरी या लौकी ही बना दो, मैं उसी से रोटी खा लूँगी। बहू उनकी एक बात नहीं सुनती और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती हैं। जब खाने की बारी आती है तो विमला जी देखती है कि बहू ने उनके लिए कुछ नहीं बनाया। अगर वह छोले खाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। विमला जी अपनी थाली के छोले निकालकर एक कटोरी में दूध लेकर आ गई। तभी बहू चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने किससे पूछकर ये दूध लिया है? तुम्हें पता है कि शहर में दूध कितना महंगा आता है, और दूध मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगवाती हूँ। बहू दूध की कटोरी छीनकर रसोई में वापस रख आती हैं। ना चाहते हुए विमला जी को छोले भटूरे खाने पड़े। खा तो लिए, लेकिन जिस दिन का डर था वही हो गया, उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आना। तो बहू चिड़चिड़ाते हुए कहती हैं, अगर तुम पहले से बीमार थी तो अपने छोटे बेटे के इधर ही इलाज कराकर क्यों नहीं आई? अब इधर तो हम तुम्हें अपने पास रखे और तुम्हारा इलाज भी कराए। बहू की बात सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने ही बेटे बहू के घर में एक गोली के लिए तरस गई। बड़ी मुश्किल से विमला जी का 1 महीना अपने तीसरे बेटे बहू के घर में कटता है। अगला महीना शुरू होने के 2 दिन पहले ही दूसरे नंबर के बेटे का फोन आता है, इस महीने माँ को मेरे पास भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है, भैया भाभी घर पर नहीं हैं, इसीलिए माँ को भी इस महीने उनके घर छोड़ देना। हम घूमकर वापस आ जाएंगे, तब अगले महीने हम अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े बेटे को इस बात का पता चलता है तो वह कहता है, अच्छा, ये भी कोई बात होती है, इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी, मैं तो अपने पास कैसे बुला लूँ? और वैसे भी मेरे भी बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं। नैना और बच्चे अपने मामा के घर जाने वाले हैं। मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, जिसकी बारी है वही माँ को पास बुलाए। मैं 1 महीने पहले उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटा फोन काट देता है। इधर चारों बहुओं में घमासान होने लगता है। सब एक दूसरे को फोन करके कहने लगती हैं। जिस बहू के घर में विमला जी थी, वह घबराकर अपनी दोनों जिठानियों को फोन करती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता, आप दोनों जल्दी से डिसाइड करो कि अब माँ जी किसके पास आएगी, क्योंकि कल ही 1 तारीख है। भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाए। बहू बेटे का व्यवहार विमला जी से छुपा नहीं था। बेटे बहू के ऐसे व्यवहार की वजह से वह बड़ी ही आहत थी। दुखी होकर कमरे में जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति को याद करने लगी। आपको गए हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और मेरा क्या हाल हो गया है। बच्चों ने अपनी माँ को एक
फुटबॉल बना दिया है, जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। विमला जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती हैं। 4 महीने पहले तब वह अपने गांव में कितने आनंद के साथ रहती थी, कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनका घर 2 कमरों का कच्चा घर था, लेकिन बहू बेटे के शहर के मकान में भी बड़ा सुकून देने वाला था। गांव में विमला जी के पति राम बाबू की जमीन थी। वह खेती बाड़ी खुद ही करते थे। खेती बाड़ी के पैसों से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ा लिखाया। अपने समय पर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की ताकि उनके चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम ना करना पड़े और वे आराम से नौकरी करें। उनकी मेहनत रंग लाई और 2 बेटे पुलिस में हो गए। एक बेटा बैंक में और एक बेटा स्कूल में अध्यापक था। चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। राम बाबू और विमला जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। धूमधाम से अपने चारों बेटों की शादियां की। घर में बहुएं आई। शादी होने की कुछ दिनों बाद बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर को चले गए। गांव में दोनों पति पत्नी रह गए। एक बार राम बाबूजी ने विमला जी से कहा, भाग्यवान चलो, अब तो हमारे बेटे शहर में रहते हैं। हम आराम से अपने बेटे बहुओं के पास शहर में ही रहेंगे। तो विमला जी ने मना कर दिया, अभी में हम बहू बेटों के पास जाकर क्या करेंगे, आराम से रहने दो। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहेंगे, क्यों बहू बेटों को परेशान करना। राम बाबू ने कहा, विमला मैं सोच रहा हूँ, घर पूरा कच्चा है, 1-2 कमरे पक्के बनवा लूँ, फिर हम आराम से अपने पक्के घर में रहेंगे और तुम्हारे भी काम कम हो जाएंगे। इसके लिए विमला जी तैयार हो जाती हैं। बहू बेटों को जब पता चला कि माँ पिताजी गांव में घर बना रहे हैं तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब गांव में फालतू पैसे लगाने की क्या जरूरत है, 2 कच्चे कमरे बने तो हैं, तुम दोनों के लिए पर्याप्त हैं, फालतू का खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम बाबू को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है और वह विमला जी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। राम बाबू के जाने के बाद उनके चारों बेटे बहुए कुछ दिनों के लिए गांव आते हैं, 13वीं भी कर देते हैं। चारों बेटे आंगन में बैठकर बातचीत करते हैं। गांव में पिताजी की जितनी जमीन है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले नहीं हैं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है विमला जी की। हम गांव का घर और खेती को बेच देंगे, फिर माँ किसके साथ रहेगी। कहने को तो विमला जी के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेगी। विमला जी चुपचाप से अपने बेटे बहुओं की वार्तालाप सुन रही थी। तभी दूसरे नंबर का बेटा बहू कहते हैं, ऐसा करते हैं, हम 1-1 महीने के लिए माँ को अपने पास रख लेंगे। वैसे भी 4 लोग हैं, जब एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद ही हमारा नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं। लेकिन जब बेटे जमीन को बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी के जाने से पहले जमीन माँ के नाम कर दी थी। घर आते ही बेटे माँ पर बरसते हुए कहते हैं, माँ पिताजी ने जमीन तुम्हारे नाम कब करवाई और हमें बताया भी नहीं। बेटा मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती कुछ दिन पहले जमीन मेरे नाम कर गए। ये बात सुनकर चारों बेटे और बहुएं भड़क जाते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोग ये तय करते हैं कि अभी उनके पास समय नहीं है। माँ को 1-1 महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद दिवाली पर आएंगे तो माँ के नाम जो जमीन है उसे बेचकर हम चारों भाई आपस में बांट लेंगे। सबसे पहले विमला जी को उनके छोटे बेटे बहू अपने साथ ले गए। अभी एक दूसरे नंबर के बेटे बहू के घर में हैं, जहाँ पर उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर विमला जी सोचती है कि अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। अगर बेटे बहू के घर में इस तरह से रहना पड़ा तो ये नरक से कम नहीं है। हर तरह की पाबंदी है, ना तो बहू समय से खाना देती हैं, ना ही कोई घर में मुझसे बात करता है। कोई मेरा दर्द पूछने
नहीं आता कि तुम्हें क्या तकलीफ है। अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हूँ, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नीचे से बहू की आवाज़ आती है, अरे माँ जी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। विमला जी अपना सामान लेकर नीचे आई तो देखा कि उन्हें कोई लेने भी नहीं आया। बहू कहती है, बड़ा बेटा तो अभी तक लेने नहीं आया, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नहीं आए तो क्या, आपको मैं इधर भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया, अब तो आपको उनके घर जाना ही पड़ेगा। कमरे में उनका बेटा तैयार हो रहा था। बहू ने कहा, वह आपको बड़े बेटे के घर में छोड़कर आएंगे। बहू की बात सुनकर विमला जी कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। 4 बेटे होते हुए भी आज उनकी ये हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग यही कहते थे कि बुढ़ापे में भी तुम राज करोगी। क्या यही राज होता है? खैर, विमला जी छोटे से बेटे के साथ सबसे बड़े बेटे के घर पहुंच गई। वहां बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। बहू को पहले से ही पता चल गया कि देवर जी माँ जी को लेकर आ रहे हैं। उसने बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू रीना कहती हैं, माँ जी तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। विमला जी अंदर पूरे घर में देखती हैं, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज़्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। विमला जी पूछती है, बेटा तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? रीना कहती है, माँ जी मैं मायके जा रही हूँ तो घर में ताले लगाकर ही जाऊंगी। विमला जी कहती है, बहू अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखती रहूंगी। बहू कहती हैं, तो तुम्हारे लिए ही तो ताले लगाकर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। विमला जी अपमान का घूंट पीकर रह जाती हैं। थोड़ी देर के बाद विमला जी रसोई में गई तो देखा कि रसोई का ज़्यादातर सामान खत्म था। थोड़े से चावल, आटा और दाल पड़ी हुई थी। विमला जी कहती है, बहू रसोई में ज़्यादातर सामान तो खत्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके तुम और बच्चे ही तो जा रहे हो, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे, 2 लोगों का खाना बनेगा। बहू कहती है, माँ जी इनको तो मैंने बोल दिया है कि ऑफिस की कैंटीन से ही नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे, घर पर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए थोड़े से चावल, आटा और दाल पड़ी हुई हैं, दाल रोटी और दाल चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों ही की तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तभी रसोई का सामान खरीदूंगी। घर में इतने खर्चे हैं, ऊपर से तुम्हें साड़ी दिलाऊं, ये सब बातें मुझसे नहीं होगी। विमला जी सोचने लगी कि बेटों के पैदा होने पर जहां मैं इतराती थी कि मेरे 4 बेटे हैं, मुझे हाथों पर रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इधर तो 4 बेटे होने के बाद भी एक माँ उनके लिए भारी पड़ रही हैं। एक माँ को 2 वक्त का खाना खिलाने में बेटों के पसीने छूट रहे हैं, जबकि मैंने 4 बेटों को पाल लिया। नौकरी और पैसा होते हुए भी बेटे एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। उनके लिए एक दवाई या एक साड़ी लाने में भी आनाकानी करते हैं। अब बहुत हुआ, मैं ये सब कुछ नहीं सहूंगी। मैंने 1 महीने 3 बेटों बहुओं के पास रहकर देख लिया। अब मुझे चौथे के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबका व्यवहार मुझे समझ में आ गया है। अब मैं बहू बेटों का अपमान सहकर नहीं रहूंगी। विमला जी ने एक निर्णय लिया। सबसे बड़े बेटे बहू के पास विमला जी का 1 महीना बड़ी ही मुश्किल से कटता है। महीने के अंत में फिर से बहुएं आपस में फ़ोन करने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी सांस नहीं, आफत आ रही हो। लेकिन विमला जी अपने दूसरे नंबर के बेटे बहू के पास जाना नहीं चाहती। माँ आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है, अब तुम्हें दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जब हम सब ने तय किया है कि 1 महीने सबके पास रहोगी, तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? विमला जी बड़ी ही सोच समझकर बेटे को जवाब देती हैं। अगर अभी कुछ कहेगी तो बेटा गुस्सा करेगा और फिर उन्होंने जो सोचा है वह नहीं कर पाएगी। इसलिए वह शांत होकर कहती हैं, बेटा मैं सोच रही हूँ
गांव का घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है। दिवाली का समय भी आ रहा है। घर और आंगन में बड़ी बड़ी घास हो गई होगी। जाकर घर की साफ सफाई कर लूँगी। फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी तो आना है, तो घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गांव में जाकर रहेगी। जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ आता है। गांव में अपने कच्चे घर में जाकर विमला जी एक सुकून की सांस लेती हैं और समझ में आ जाता है कि यही उनका असली घर है। इस एक महीने में विमला जी बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। गांव की जमीन जो उनके पति ने उनके नाम कर दी थी, उसमें से 5 बीघा जमीन बेच देती हैं। उन पैसों से वह कच्चे कमरों के सामने ही आंगन में बहुत सारी जगह पड़ी थी, वहां पर अपने लिए 2 कमरे बनवाती हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं। गांव में लाइट की समस्या रहती थी, इसीलिए एक इन्वर्टर भी खरीद लिया। कमरों में एसी और कूलर भी लगवा लिए। विमला जी ने गांव में ऐसा घर बनवाया जो उनके अकेले के लिए पर्याप्त था और बेटे बहू के घर से भी ज़्यादा अच्छा था। इन सारे कामों में पूरा 1 महीना कब निकल गया, विमला जी को पता नहीं चला। दिवाली के 4 दिन पहले बेटे का फ़ोन आया, माँ हम चारों भाई गांव आ रहे हैं। तुमने तो घर की साफ सफाई भी कर ली होगी, हमारे रहने का इंतज़ाम भी कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है गांव में बच्चों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम्हारी ज़मीन बेचने का काम करना है, तो अगले हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही। दिवाली पर वैसे भी हम सबको छुट्टियां हैं, तो पूरे हफ्ते की छुट्टियां लेकर गांव आ रहे हैं। विमला जी कुछ नहीं कहती। अगले ही दिन बेटे बहू गांव आ जाते हैं। गांव में जब उन्होंने पूरा एक पक्का पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए बोले, ये कमरा किसने बनवाया है और इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था तो हमें नहीं दे सकती थी क्या? गांव में फालतू का खर्च करने की क्या जरूरत थी? विमला जी कड़क आवाज में कहती हैं, मैंने 5 बीघा जमीन बेच दी, उसी के पैसों से अपने लिए ये घर बनवाया है और उसमें सारी सुख सुविधाएं लगवाई हैं। देख लो, मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। क्या माँ, तुमने ज़मीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़मीन बेचने की? क्यों बेटा, ज़मीन मेरे नाम थी और मुझे पक्के कमरे की ज़रूरत थी। मुझे अब उन कच्चे कमरों में नहीं रहा जाता, क्योंकि बरसात के समय में उनमें पानी टपकता है। इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने तुम लोगों से तो पैसे नहीं लिए। माँ, तुमने ये सही नहीं किया। चारों बेटे बहू विमला जी पर भड़कने लगे। विमला जी साफ साफ शब्दों में कहती हैं, तुम्हारे पिताजी जमीन मेरे नाम कर गए थे, जमीन मेरी है, मैंने बेच दी, तुम लोग इसमें मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। विमला जी का मन बहू बेटों के इस व्यवहार से बहुत दुखी था। जब भी वह उनके साथ बिताए समय को याद करती, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। गांव आकर उन्होंने सोच लिया था कि जब उनके पति ने उनके लिए इतना कुछ सोचा तो वह उनके फैसले का सम्मान करेगी, जमीन को अपने बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल करेगी और आराम से गांव में जीवन व्यतीत करेगी। उनके पीछे बेटे अपना अपना सामान पक्के कमरों में रखने लगे और कहते हैं, माँ, दूसरे कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है, इसे खोलो। विमला जी कहती हैं, ये घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया, जाओ, सामने कच्चे कमरे बने हुए हैं, उसी में जाकर रहो। क्यों माँ, आप पक्के कमरों में रहेगी और हम कच्चे कमरों में जाकर रहेंगे, क्या समझ रखा है हमें? विमला जी कहती हैं, वही जो तुम सब ने मुझे समझा था। जब तुम्हारे घर में गई थी तो तुमने मुझे स्टोर रूम में सोने के लिए दिया था, खुद एसी वाले कमरे में सोते थे और मुझे मच्छरों भरे स्टोर रूम में रखने को कहते थे। आज जब तुम लोग मेरे घर आए हो तो तुम लोगों को स्टोर रूम में नहीं दे रही, बल्कि कच्चे कमरे जो साफ सुथरे हैं और जिसमें बैठने और लेटने की जगह है दे रही हूँ। जाकर अपना सामान उधर ही जमा लो। अरे माँ, क्यों फालतू की बातों में करने में लगी हो? बड़े बेटे ने कहा, चलो, कमरे में नहीं सही, दूसरे वाले कमरे में ताला लगा है, उसी तो चाबी दे दो।
नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं खोलूंगी। माँ के तेवर देखकर बहू बेटे दंग रह गए, लेकिन माँ की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी पक्की रसोई से विमला जी खाना बनाकर खाने लगी। साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोतों को भी बुला लिया। बहू बेटे जब खाने के लिए उनके पास आए तो विमला जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए बनाया था, तुम लोग अपना खाना देख लो। वैसे भी कच्चे वाले घर में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है, अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए खाना बना लो। मैं अपनी रसोई में तुम लोगों को खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्या करते, गांव में आए थे पिताजी की जमीन को बेचने के लिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया। भूखे पेट तो नहीं सो सकते थे। माँ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन विमला जी ने अपनी रसोई में बहुओं को खाना नहीं बनाने दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन विमला जी ने उन्हें अपनी रसोई में खाना नहीं बनाने दिया। रात को मच्छरों ने काटकर चारों बहुओं का हाल बुरा कर दिया। बहू बेटों को इस तरह से परेशान देखकर एक पल के लिए विमला जी को लगा कि अब बेटे बहुओं के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं, उन्हें अपने बगल वाले कमरे में बुला ले। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें बेटे बहुओं का वह व्यवहार याद आता जाता जो उन्होंने अपने घर में विमला जी के साथ किया था। वह वापस अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। आसपास के लोगों को पता चला कि विमला जी के चारों बहू बेटे आए हैं। वे उनसे मिलने आने लगते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, अब दिवाली करके ही जाना। त्योहार अपनी माँ के साथ ही किया करो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ इधर अकेली रह गई हैं। अब जब चारों लोगों ने इस तरह से कहा, और वैसे भी वे सभी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे, वापसी के टिकट भी कराकर आए थे, इतनी जल्दी वापस भी नहीं जा सकते थे। तत्काल में भी टिकट कराने की कोशिश की, लेकिन गर्मियों की छुट्टी की वजह से उपलब्ध नहीं था। मन मारकर उन सभी को घर में रुकना पड़ा। विमला जी को सुबह 5 बजे ही उठने की आदत है। वह सुबह 5 बजे उठ गई और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ से बेटे बहू सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आए। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी और आपने शंख बजाकर जगा दिया। इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? विमला जी की कड़ी आवाज़ में बेटों से कहती हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में 5 बजे उठती थी तो तुमने मुझे 5 बजे उठने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे घर में मेरे हिसाब से उठूंगी और मेरे घर में तुम लोग को भी हिसाब से ही उठना पड़ेगा। विमला जी की बात सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही विमला जी तैयार होकर बाजार जाने लगी। तो बेटों ने पूछा, माँ कहाँ जा रही हो और तुमने कमरों में ताला क्यों लगा दिया? ताला लगाकर जाने की क्या ज़रूरत है? हम कोई चोर नहीं हैं जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे। और फिर ये घर मेरा भी तो है। क्यों बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं। जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम्हारी पत्नी भी तो सारे कमरों में ताला लगाकर अपने मायके गई थी। तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरा घर माँ का घर भी हो सकता है। विमला जी अपने बेटे को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी, क्योंकि इन 3 महीनों में बहू बेटों ने उन्हें एक एक रोटी और एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह अपने बेटे बहू को घर। बहू बेटों के घर में होते हुए भी उन्होंने जितना अकेलापन महसूस किया था उतना कभी नहीं किया था। ना तो कोई उनसे बात करता था और ना ही उनकी कोई बात सुनता था। बाजार के आने के बाद विमला जी बेटे बहुओं को अपना सारा सामान दिखाते हुए कहती हैं, ये देखो, पूरे 3000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 3000 सुनकर बेटे भड़कते हुए कहते हैं, माँ इतनी महंगी साड़ी लाई हो, बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी जिंदगी तो इतने महंगे कपड़े नहीं पहने,
तो अब खरीद लाई हो। शर्म नहीं आती फालतू पैसे बर्बाद करते हुए। विमला जी के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए? अपने लिए लाखों खर्च कर लोगे, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी लाने के लिए तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। भला हो मेरे पति का, जो दूर की सोच मेरे नाम जमीन करके गए। कम से कम बुढ़ापे में आराम से रहूंगी और मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में पैसे होंगे तो आराम से रहूंगी। उन पैसों के दम पर मैंने सारी सुख सुविधाएं जुटा ली और ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी पैसे देकर अपनी सेवा करा लूँगी। माँ की बातें सुनकर बेटों बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह अपनी माँ का जो बदला हुआ व्यवहार देख रहे थे, वही उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्हें समझ में आ गया कि माँ से लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर रहने में भलाई है। माँ की माफ़ी मांगते हुए सभी कहने लगे, माँ माफ़ कर दो, हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हें शहर में बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अब शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। मुझे शहर जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने गांव को ही शहर बना लिया। बताओ मेरे घर में क्या कमी है? और अगर तुम लोगों के मन में मेरी सेवा करने का इतना ही भाव है, तो जो भी बहू बेटा मेरे पास आकर 10-15 दिन रहेगा, उसे मैं अपनी ज़मीन से जो पैसे आते हैं उसमें से थोड़ी बहुत मदद करती रहूँगी, लेकिन सारे पैसे किसी को नहीं दूंगी। अब ये हाल हो गया कि हर 2 महीने में कोई ना कोई बेटा अपने बच्चे और पत्नी को लेकर माँ के पास गांव आता, उनका खाना बनाकर खिलाता, उनकी सेवा करता और उसके बदले में विमला जी उनकी खेती से जो पैसे आते उनमें से थोड़ी बहुत मदद कर देती। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाद में तो वह बेटों के नाम हो जाएगी, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक शान के साथ रहिए, वरना 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं होने के बाद भी विमला जी का क्या हाल हुआ ये तो हमने देख लिया। लेकिन विमला जी जैसा निर्णय लेना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है और हर कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। धन्यवाद।